स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ज़ोह नेशन तैयार हो जाइए। एचडीएफसी बैंक ने अपने Q2 के नतीजे जारी कर दिए हैं और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। करीब 11% मुनाफे में उछाल। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर इस जबरदस्त वित्तीय ताकत के पीछे क्या है और वे क्या छिपा रहे हैं। ज़ोह नेशन, आइए इसे समझते हैं। यही स्क्रीन पर देखिए और सबूत यही आपके सामने है। द परफेक्ट स्टॉर्म। इन्फ्लेशन, जीएसटी और रेट्स घटती महंगाई, जीएसटी कटौतियों और संभावित ब्याज दरों में कमी के साथ एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीश ने कहा कि यह लाभों का एक त्रिकोण बना रहा है। वे जमीनी स्तर पर हर ग्राहक वर्ग में आर्थिक गतिविधि में स्पष्ट सुध। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द मर्जर गेम स्लो डाउन टू सर्ज। एचडीएफसी बैंक ने दरअसल विलय के बाद अपनी क्रेडिट विस्तार गति को धीमा कर दिया था, जिससे उसका क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 110% से घटाकर 97% से कम हो गया। यह एक रणनीतिक कदम और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। एचडीएफसी बैंक सिर्फ आर्थिक लहरों पर सवार नहीं है, वे तकनीक से अपनी खुद की लहरें बना रहे हैं। वे जनरेटिव एआई और ऑटोमेशन का उपयोग करके लाइट हाउस एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं। और यह सुनिए ज़ोह नेशन, देखिए टेक्स्ट ओवरले क्या कहता है। जॉब लॉसेस डिबंक। तो ज़ोह नेशन, एचडीएफसी बैंक सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं कर रहा है, वे एआई को केंद्र में रखकर एक बड़े पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन लागू कर रहे हैं, जिसमें कोई नौकरी नहीं जाने का वादा है, बल्कि भूमिकाओं में बदलाव होगा। बैंकिंग के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है और तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। दूसरी खबरों में एक हैरान करने वाली घटना अभी हमारे सामने आई है। ठीक है दोस्तों, कमर कस लीजिए क्योंकि वित्तीय दुनिया में अभी एक बड़ा भूचाल आया है। भारत के बैंकिंग सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया है। क्या यह वैश्विक वित्त का नया युग है या हम एक ऐसे सत्ता संघर्ष को देख रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? यह रहा मामला। एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बैंक में 26,853 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश कर रहा है, जिससे उसे बहुसंख्यक हिस्सेदारी मिल जाएगी। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। और इस आधिकारिक मुहर को देखिए और सबूत यही आपके सामने है। ये दिखाता है कि आरबीआई ने पहले ही अपनी। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है, जहां एमिरेट्स एनबीडी बहुसंख्यक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक उनके मतदान अधिकारों को 26% तक सीमित कर सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर 26% आरबीआई वोटिंग कैप देख रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण सीमा है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी इस पर चर्चा की है, ये पुष्टि करते हुए कि विदेशी बैंक 26% हिस्सेदार। इस पर आपकी क्या राय है? आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है। निवेश आरबीएल बैंक की बैलेंस शीट को तेजी देने, उसके पूंजी अनुपात को बढ़ाने और बड़े पैमाने पर विस्तार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। एमिरेट्स एनबीडी के ग्रुप सीईओ शेन नेल्सन मेनत्स क्षेत्र में अपने नेटवर्क के लाभ पर प्रकाश डालते हैं। वे विस्तारित शाखाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ग्राहक जुड़ाव की बात कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर आरबीएल के रणनीति। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। यह डील सिर्फ दो बैंकों के बारे में नहीं है, यह भारत के वित्तीय परिदृश्य को नया रूप देने के बारे में है। आरबीएल की नेटवर्थ के 3 गुना होने की उम्मीद के साथ इसका असर निर्विवाद है, लेकिन वोटिंग कैप और इस विदेशी अधिग्रहण की अभूतपूर्व प्रकृति के साथ आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। लेकिन अब गंभीर बातें बहुत हुई, चलिए इस अगली क्लिप से माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप जेल में बंद हैं, जमानत मिल चुकी है, लेकिन फंसे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पास पैसे नहीं है। क्या यह न्याय है या एक क्रूर जाल? ठीक है, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया है। हजारों विचाराधीन कैदी जेलों में पड़े हैं, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन वे जमानत राशि जमा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट एक अविश्वसनीय नई एसओपी के साथ आगे आया है। स्क्रीन पर यह हेडलाइन देखिए, गरीबों के लिए सरकार देगी जमानत राशि। यह सिर्फ बातें नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के नए
दिशा निर्देश गेम चेंजर हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या DLSA अब 1 लाख रुपए तक की जमानत राशि को कवर कर सकता है और वे ज्यादा रकम कम करने के लिए भी लड़ सकते हैं और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। अपनी स्क्रीन पर महत्वपूर्ण विवरण देखें। DLSA 1 लाख तक कवर करेगा। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। अगर जमानत के 7 दिनों के भीतर कोई विचाराधीन कैदी रिहा नहीं होता है तो जेल अधिकारियों को DLSA को सूचित करना होगा। वे फंड की पुष्टि करेंगे और अगर पैसे नहीं है तो एक विशेष अधिकार प्राप्त समिति 5 दिनों के भीतर फंड जारी करेगी। स्क्रीन पर यह फ्लोचार्ट देखिए। ये किसी को भी सिस्टम से बाहर गिरने से रोकने के लिए। यह सिर्फ जमानत के बारे में नहीं है, यह सबसे कमजोर लोगों के लिए न्याय के पूर्ण पुनर्मूल्यांकन के बारे में है। गरीब कैदियों को सहायता योजना के तहत 50,000 रुपये तक एक फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में आवंटित किए जा सकते हैं। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? क्या हम आखिरकार सच्चा न्याय देख रहे हैं या यह नई चुनौतियां पैदा करेगा? आप क्या सोचते हैं? और अब कुछ हल्के फुल्के अंदाज में। ठीक है, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया है। US खतरे की घंटी बजा रहा है। गाजा में एक नए हमले की विश्वसनीय रिपोर्टों की ओर इशारा कर रहा है। क्या नाजुक संघर्ष विराम टूटने वाला है? US स्टेट डिपार्टमेंट ने अभी एक विस्फोटक बयान जारी किया है और इसे देखिए। उनका दावा है कि उनके पास विश्वसनीय रिपोर्टें हैं कि हमास गाजा के नागरिकों के खिलाफ साजिश रच रहा है। यह, जी हाँ, आपने सही सुना, एक गंभीर उल्लंघन होगा जो सभी मध्यस्थता प्रयासों को कमजोर करेगा। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। अगर हमास ऐसा करता है तो US का कहना है कि वे गाजा की रक्षा और संघर्ष विराम को बनाए रखने के लिए उपाय करेंगे। और यह सुनिए, नेतन्याहू अड़े हुए हैं। युद्ध तभी समाप्त होगा जब हमास को निरस्त कर दिया जाएगा। ट्रंप ने भी पहले दखल दिया था, गंभीर परिणामों की धमकी दी थी। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि हमास ने अभी मृत बंधकों के 2 ताबूत सौंपे हैं। यह मानवीय कीमत की एक विनाशकारी याद दिलाता है और एक बड़ा सवाल उठाता है। इन सभी धमकियों और शर्तों के साथ क्या यह संघर्ष विराम कायम रह पाएगा? दबाव बढ़ रहा है। दांव इससे ज्यादा नहीं हो सकते। नए हमलों की विश्वसनीय रिपोर्टों और नेताओं द्वारा सीमाएं तय करने के साथ। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या गाजा में स्थायी शांति वास्तव में संभव है या हम एक और विनाशकारी वृद्धि के कगार पर हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।